वेलकम बैक बच्चों। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नेक्स्ट चैप्टर रूरल डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं और इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि रूरल जो हमारे एरियाज हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है और उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। क्या क्या गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं जिनसे कि उनमें सुधार आया है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर दैट इज रूरल डेवलपमेंट। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, रूरल क्रेडिट, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसका मीनिंग क्या है? means a plan of action for the development of rural areas which are lagging behind in socio-economic development। अब यहाँ पे दो चीजों पे ध्यान देना है। lagging behind in socio-economic development, lagging मतलब पिछड़ा हुआ, पिछड़े हुए हैं, socio-economic मतलब सामाजिक तौर पे भी और इकोनॉमिक तौर पे भी। इकोनॉमिक मतलब पैसा, तो उन जगहों पर जहां वो पिछड़ रहे हैं उसी को हमें डेवलप करना है। सोसाइटी भी उनकी डेवलप करनी है और उनका इकोनॉमिकली भी उनको डेवलप करना है। कल्चरली तो वो लोग हैं ही, तो सोसाइटी मतलब कि सोशियो मतलब उन वो जो वहां पे रह रहे हैं उनको कैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो सब चीजें। नेक्स्ट इज इंडिया में एग्रीकल्चर जो है वो मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड है इन द रूरल सेक्टर। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। विद मोर देन 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, अभी भी हम लोग किस पर डिपेंडेड है? On agriculture. The term rural development involves all those aspects which improves quality of life of the people। कौन से, कहाँ के लोग? रूरल एरिया के। तो रूरल एरिया में जितने भी लोग हैं उनकी जो लाइफ है उनको हमें इम्प्रूव करना है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। और कैसे करना है वो सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस अनडिजायरेबल ट्रेंड, स्पेशल प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट बिगेन टू बी डिजाइन सिंस द 70s। मतलब हम 1960s 70s में जो हम लोगों ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है, जो कि सेकंड चैप्टर का एक पार्ट है, आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वहां से एक रिवॉल्यूशन हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद फिर हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट की बात करना शुरू किया और तब से लेकर और आज तक हम कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजिकली और सोशियो इकोनॉमिकली हम उसमें लेकर आते रहे। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। हम इस रूरल डेवलपमेंट में कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आएंगे, इसका क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेस क्या होगा? एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज हमारे को प्रोवाइड करना है। मतलब एजुकेशन और हेल्थ कैसे होगा? जब हम वहाँ पे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल्स ओपन करेंगे, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज देंगे, डिस्पेंसरीज देंगे, तो वहाँ पे अपने आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आएगा तो इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन और एग्रीकल्चरल मार्केट के अंदर इंप्रूवमेंट देना है। लैंड रिफॉर्म्स, तो वहाँ पे हम लोगों ने एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड लैंड रिलेशन, प्रोवाइडिंग लैंड टू टाइलर एटसेट्रा। ये वाला जो टाइलर वाला कॉन्सेप्ट है, ये आपका टाइलर टू द ओनर, ये जो भी था टाइलर टू द सॉइल, जो हमारा सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप एग्रीकल्चर वाले वीडियो में जो कि सेकंड चैप्टर का है उसमें आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और दूसरा, तभी हम लोग रूरल डेवलपमेंट कर पाएंगे जब वहां से हम सारी गरीबी को हटा देंगे। सो एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी इज द मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को लेकर आना है हर एक लोकेलिटी के अंदर, कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं वो किसी ना किसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंक्लूड हो सके, हम उनको कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके। सो ये वाली जो चीजें हैं आप इनको एक बार नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट नोट्स हैं। इसमें मेनली हमारे को इन सब चीजों की नॉलेज अगर हो जाए तो बेस्ट है। नेक्स्ट इज रूरल क्रेडिट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। रूरल क्रेडिट मतलब हो गया उधार। तो फार्मर के पास में दो चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है कि वो अपनी क्रॉप को प्रोडक्शन करता है, क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। और इसके बाद आता है क्या कि जब हमारे वहां पर कटाई होती है, हार्वेस्टिंग, तो
इधर प्रोडक्शन से लेकर हार्वेस्टिंग में एक बहुत लंबा टाइम होता है। अब इनकी इनकम कब आएगी? जब वो क्रॉप हार्वेस्ट हो जाएगी, कट हो जाएगी, तब वो मार्केट में जाकर सेल होगी, ठीक है, तब जाके किसान के पास में पैसा आएगा। लेकिन अब इतना लंबा समय है, लगभग 4 से 6 महीने का, तो इस समय के लिए उसको पैसा चाहिए, अपनी क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए उसको पैसा चाहिए, सीड्स खरीदने के लिए उसको पैसा चाहिए। तो वो किसान पैसा कहाँ से लाएगा? तो वो लेते हैं उधार। तो दैट इज हमारा रूरल क्रेडिट सिस्टम। तो in agriculture, farmers in strong need for credit due to long time gap between crop sowing and realization of income। वही हार्वेस्ट टाइम के बाद जब उनको मिलेगा पैसा, तो उसके बीच में एक लंबा टाइम पीरियड होता है। फार्मर बहुत अलग अलग जगहों से अपना इन्वेस्टमेंट के लिए, अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए अलग अलग जगहों से उधार लेते हैं। तो क्रेडिट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो उनके लिए जरूरी है। An efficient and effective rural credit delivery system is crucial for raising agricultural productivity and income। तो अगर हमारा रूरल क्रेडिट सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो किसानों को हेल्प करेगा कि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें और अपने पर्सनल नीड्स को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रेडिट नीड ऑफ फार्मर कैन बी एग्जामिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड पर्पस। तो दो चीजें हैं, टाइम और पर्पस। टाइम क्या हो गया, उनको किस तरीके के लिए चाहिए, लॉन्गर टाइम के लिए चाहिए या फिर उनको शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए चाहिए, ठीक है। और पर्पस है कि वो कैसा पर्पस है, अगेन टू है, एक तो उनका हो गया पर्सनल और एक हो गया उनका जो प्रोडक्शन। सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, जो किसान है वो उधार कहाँ से लेते हैं? तो पहला टॉपिक है हमारा नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में आ जाएगा लैंडलॉर्ड्स, मतलब जमींदार वगैरह, विलेज ट्रेडर्स, कुछ व्यापारी होते हैं, कुछ मनी लैंडर्स होते हैं। ये तीन मेन सोर्सेज है जो वो वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा ये लोग अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों से, सब लोगों से उधार लेकर अपना काम चला सकते हैं। तो दे आर नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल क्यों है? क्योंकि इसके लिए इनको कोई ज्यादा लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं है, आपसी भाईचारे की वजह से, या मैं उसको जानता हूँ वो मेरे को जानता है, तो वर्ड ऑफ माउथ की तरफ से भी ये लोग उधार ले लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे हो गया गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, रूरल बैंक्स, और 66% ऑफ रूरल क्रेडिट्स आर मेड बाय इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। आजकल ज्यादातर जो लोग हैं वो कहाँ से ले रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, बैंक में जाकर ले रहे हैं, या फिर सरकार से जो उनको सब्सिडीज मिल जाती है, वो भी एक पार्ट हो जाता है कि चलो उनको किसी ना किसी की तरीके से उनको हेल्प हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज जो कि रूरल क्रेडिट में सपोर्ट कर रही हैं किसानों को। तो पहला है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या होता है कि जैसे 10-12 किसान एक साथ में मिलकर एक बड़ी सी सोसाइटी डेवलप करी और जिसको भी नीड है वो लोग वहां पर दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रोवाइड एडिक्वेट क्रेडिट to the farmer at reasonable rate of interest। Currently cooperative account for 16 to 17% of rural credit now। तो अभी क्या हो रहा है कि 16 से 17% तक जो टोटल है, मतलब 100% में से 16 से 17% सिर्फ ये है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज रूरल क्रेडिट को हेल्प कर पा रही हैं। कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे कि एसबीआई है, ये भी रूरल क्रेडिट की तरफ जा रहा है। जैसे ही कमर्शियलाइजेशन हुआ है 1969 में, तो वो लोग डायरेक्ट ऑफर कर रहे हैं किसानों को कि तुम आओ और हमसे लोन ले लो, ठीक है। आरआरबी हैं या डेवलपमेंट बुक बैंक्स हैं। आरआरबी एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स वर सेट अप टू प्रमोट क्रेडिट सप्लाई पर्टिकुलरली इन द रिमोट एरिया एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि पिछड़े हुए इलाके हैं जहां तक पहुंचना संभव नहीं है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हिली एरियाज हैं जो जंगल के बीचों बीच बने हुए हैं, तो उस एरिया में आरआरबीज अपने बैंक्स अपने थ्रू लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं। फिर आता है नबार्ड। नबार्ड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एपेक्स बॉडी है। इट इज जस्ट लाइक आरबीआई। आरबीआई का छोटा भाई है। जैसे आरबीआई शहरों में बाकी दूसरे बैंकों को रेगुलेट करता है, फॉर्मुलेट करता है, ऐसी नबार्ड जो है वो रूरल बैंक्स की तरफ ध्यान देता है। ये प्लानिंग बनाता है एंड ऑपरेशंस इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इट वाज सेट अप इन 1982। ये एक इम्पॉर्टेंट डेट है आपको याद करने के लिए कि नबार्ड कब आया, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसकी फुल फॉर्म को,
और इसका जो सेटअप हुआ वो कब हुआ, और इसका मेन काम जो है वो यही है, पॉलिसीज बनाना, प्लानिंग करना, और जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, RRBs हैं, इनकी तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब खुद ही लोग जो है वो एक कमेटी सी बना लेते हैं और उसके ऊपर काम करना चालू करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था। SHG क्या है? ये माइक्रो क्रेडिट सिस्टम है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ पुअर सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ 15 to 20 पीपल फॉर्म टू म्यूचुअली हेल्प ईच अदर। 15 से 20 लोगों का वो आपस में ही, जैसे हम लोग कमेटी डाल ली, छोटे छोटे सेविंग अकाउंट खोले 15 से 20 लोगों ने कि भाई आज मेरे को चाहिए, तो सब लोग इकट्ठा करके पैसा उसको दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम किसी और को हेल्प करते हैं, नेक्स्ट टाइम किसी और को हेल्प करते हैं। तो SHG का यही रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन प्रमोटिंग द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट अवेयरनेस एंड सेविंग। ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिट अवेयरनेस दे रहे हैं और सेविंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। SHG जो है, बैंक्स इन इंडिया सपोर्ट SHG बाय मींस ऑफ बैंक लिंकेज प्रोग्राम। द SHG प्रमोट थ्रिफ्ट मतलब स्मॉल सेविंग, ठीक है, इन स्मॉल प्रोपोर्शन बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच अदर मेंबर। SHG हेल्प द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन लिमिटेशन। अब क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है, ज्यादातर जो गांव में SHG जो है वो औरतों के द्वारा ही, लेडीज के द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान है। सो आज की इस क्लास में हम इसको यही एंड कर रहे हैं SHG पर। तो ये रूरल क्रेडिट हमारा कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे हेल्दी, रिमेन हेल्दी एंड बी कनेक्टेड विद अस। थैंक यू सो मच।